नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम एसएससी जीडी के 7 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ये 8वां पेपर है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सच में बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाता हूँ। काफ़ी देर लाइब्रेरी में जाता हूँ तो बहुत देर बैठ के मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेट करता हूँ, पीडीएफ से क्वेश्चन निकालता हूँ। इस पे मतलब जो वन नोट प्लस है, इस पे मैं नोट पैड जो मेरा जिस पे मैं मतलब पढ़ाता हूँ उस पे सेट करता हूँ। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी रात के लगभग 10 बजने जा रहे हैं और मैं आपके लिए अब ये पेपर सोल्व करा रहा हूँ। लाइब्रेरी में पहले खुद पढ़ता हूँ, अपना सिलेबस पढ़ता हूँ, उसके बाद रात में आकर आप लोगों के लिए भी वीडियोज अपलोड करता हूँ। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक खिलौने का जो वास्तविक मूल्य है यानी कि $25 है। कितना है? $25 है, ठीक है। लेकिन यह 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताओ, कोई चीज $25 की थी, ठीक है, उस पर 30% की छूट। 30% की छूट का मतलब क्या होता है? 7/10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 सत्ते करेंगे तो कितना आ जाएगा? 175। और 10 से डिवाइड है तो यहाँ पे एक अंक बाद क्या लग जाएगा? दशमलव। यानी कि वो $17.5 की बेच दी गई, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? $17.5। बस यही था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश जो है एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लो क्रय मूल्य यानी जो सीपी है वो 100 है। कितना है? 100। अगर 100 पर उसने कितनी 36% की हानि हुई है, तो उसने जो बेच दी होगी उस कार को कितने की बेच दी होगी? यानी कि 64 की। तो बताओ, ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसी का रेशियो पूछा गया है। तो इसे 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 25। इसे 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो 25/16, यही क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए उन्हें हमेशा इस फार्मूले से सोल्व किया करो। मैं लिख देता हूँ, x प्लस बाई और प्लस के x प्लस बाई अपान 100। जब मतलब कोई नंबर में एक बार वृद्धि हो या दो बार वृद्धि हो, लगातार दो बार वृद्धि हो या लगातार दो बार कमी हो, या एक बार वृद्धि हो कमी हो, मतलब कुछ भी हो। जैसे अगर वृद्धि होती है तो उसे हम प्लस में लिखते हैं। आप 5% की वृद्धि हुई है तो इसे प्लस ले लो, 8% की भी वृद्धि हो तो इसे भी प्लस ले लो। और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 5 × 8। और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 100। तो देखो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। 8 5 कितना हो गया? 13। और यहाँ पे 40 हो जाएगा और डबल जीरो नीचे है तो यानी कि 0.40 आ जाएगा, यानी कि 13.40%, यानी कि 13.4। ये आंसर हो गया। ऐसे लगा लो इस क्वेश्चन को। ये फार्मूला याद रखो, इंपॉर्टेंट है, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन फिर वैसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि स्क्वायर रूट में दिया गया है, तो देखो ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर 6 डिजिट मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, डिजिट हैं, वो 6 है ना। तो अगर हम पॉइंट काटेंगे नीचे 6 जीरो आ जाएंगे। अगर नीचे 6 जीरो आ गए, ठीक है, नीचे कितने आ गए? 6 जीरो, और उस पर लगा है स्क्वायर रूट, यानी कि नीचे से कितने जीरो निकलेंगे? 3। ऊपर देखो अब बचा 81। 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9। 9 होता है। 3 अंक बाद दशमलव लगना है, तो एक अंक तो मेरे पास है, दो और अपने पास से कर लो, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। आंसर क्या हो जाएगा? 0.009। तो ये वाला आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 31 पूछा गया। देखो, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n। क्या होता है? n, यानी जितने नंबर पूछा जाए, कभी ऐसे पूछा जाए कि प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत, तो 31 पूछा गया तो आंसर कितना हो जाएगा? 31। ये डायरेक्ट याद रखो n। अगर ऐसे बोल देता प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत, तो 15 ही हो जाता। पूछ देता प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत, तो 7 ही हो जाता। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। पहली विषम संख्या हो गई 1, दूसरी हो गई 3, और तीसरी हो गई 5, चौथी हो गई 7, और पांचवी हो गई 9।
मैंने मान ली 5 है और मैं क्वेश्चन पूछूं कि 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो देखो ये 5 लिखनी मैंने, तो इनका औसत देखो बीच का होगा क्योंकि गैप इक्वल है, तो बीच में कितनी आ रही है 5, तो यही क्या हो जाएगा इसका औसत। तो आंसर कितना हो गया 5, यानी कि प्रथम जितनी संख्याओं का पूछा जाए विषम में तो वही आंसर होता है जितनी संख्याओं का पूछा जाए। इधर देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 4m इक्वल 5n इक्वल 20c। ठीक है, यहाँ पे m रेशियो n रेशियो c पूछा गया, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो नंबर इनके मल्टीप्लाई में दिए उनका लेना होता है तुम्हें एलसीएम। तो एलसीएम से डिवाइड कर दो, इनका एलसीएम कितना होगा बताओ, 20 हो जाएगा, तो 20 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 20, 20 से डिवाइड करोगे, इसे 4 से करोगे ये 5 बार हो जाएगा, 5 से करोगे 4 बार और 20 से करोगे 1 बार, यानी जो नीचे वैल्यू है डायरेक्ट वही होता है रेशियो, तो 5 रेशियो 4 रेशियो 1, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही सोल्व कर देंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें बोला गया है कि दो कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और वे एक दूसरे से विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं। जैसे मान लो कार ए हो गई, वो इधर कर रही है दिशा में, ठीक है, और कार जो बी है एक ही बिंदु से कर रही है तो वो इधर कर रही है। ठीक है, आगे बोला गया है एक कार की जो इसकी चाल है वो कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की और दूसरी की है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 5 घंटे बाद भी एक दूसरे से कितनी दूरी पर जाएंगे। अब एक बार सोचो, एक गाड़ी इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है, तो यानी कि वो बहुत ही मतलब उनकी स्पीड जुड़ जाएगी और उतनी तेजी से वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो यानी कि देखो 40 और 50 यानी कि वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूर जाएंगे एक दूसरे से। पूछ रहा है 5 घंटे बाद भी एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। तो देखो यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 बना 45 और 1 0, यानी कि 450 किलोमीटर 5 घंटे बाद दूरी तय कर लेंगे वो एक दूसरे से। तो आंसर कितना हो गया 450। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित राशि एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में जैसे मानो एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 30% मिलेगा, कितना मिलेगा 30%। लेकिन जो सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि देखो एक वर्ष में जब अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित होता है तो उसमें क्या होता है टाइम जो होता है वो डबल हो जाता है, एक वर्ष कितना बन जाएगी 2 वर्ष की तरह काम बिहेव करेगी यहाँ पे, और जो परसेंटेज है वो आधी हो जाएगी, यानी कि 15-15% के 2 स्लॉट बन जाएंगे। ठीक है, तो जो 15-15% के 2 स्लॉट बनेंगे, अगर इसकी हम इफेक्टिव रेट निकालें, इफेक्टिव रेट जो होगी वो कितनी होगी 32.25, 32.25। इसका मतलब ये है कि जो एक वर्ष में जो एसआई मिलेगा मुझे वो 30 मिलेगा, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 32। तो इनका डिफरेंस बताओ कितना है, इनका जो डिफरेंस है वो है 2.25%, परसेंटेज में बात करी है। लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है अंतर वो रुपए में, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 337.5। ठीक है, धनराशि यानी धनराशि कोई भी धनराशि कितनी होती है 100%, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो अगर यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली जाए वो कितनी हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन आप जब सोल्व करो बहुत जल्दी कर सकते हो, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है। तो देखो 337.5 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 2.25। अब मुझे अब बताओ 1% की ये वैल्यू आ गई, इसे सोल्व कर लो, ये पॉइंट काटेंगे ऊपर से पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पे कितना 1 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू मुझे चाहिए 100% की, तो 100 से और इधर गुणा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे डिवाइड कर लो, अगर इसे हम 25 से करें तो 25 नेमा और इधर कर देंगे 25 चौके, फिर इधर देखो 9 से करो तो 9 तियाँ 27, इधर लिख देते हैं 9 तियाँ 27 और यहाँ पे कितने बचे यानी कि 6 67 हो गए, 9 सत्ते 63, 4 बचे और यहाँ पे हो गया 9 बना 45, 1 0 और 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 0 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 20 और 4 तीन 12, 12 3 15, यानी कि 15,000। कितना आंसर आ गया 15,000। तो ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, प्रैक्टिस करो जल्दी कर लोगे, टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चंस में। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो,
क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 में शहर ए की जनसंख्या जो थी वो 62,500 थी। सॉरी, रुपए निकल रहा मुझसे। क्वेश्चन सोल्व करो उनके वैसे ही मतलब वो भी हो जाती। जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 62,500। एक वर्ष बाद जो शहर की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? 75,000 हो गई है। तो जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो जो इतने से इतनी बढ़कर हो गई। यहाँ पे हम चाहें तो डबल जीरो काट सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि 625 से कितनी हो गई है? 625 से हो गई है 750 बढ़ी है। तो कितनी बढ़ गई है बताओ? 75 इधर, 50 उधर, यानी कि 125। कितनी बढ़ी है? 125। और बड़ी कितनी पे है? 625 पर। अगर इससे डिवाइड करो तो ये कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। 1/5 हो गया। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। आ गया आंसर। जो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य जो है वो 640 रुपए है, ठीक है। यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखो यार, यहाँ पे 37.5% है। 37.5% का मतलब होता है 3/8। फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 37.5% की, वो होती है कितनी? 3/8। तो ये अगर डायरेक्ट याद है तो भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। जैसे कि कोई चीज 8 की थी, उस पर 3 की छूट दे दी गई, यानी कि 5 की बेची गई होगी। तो यहाँ पे 5/8 की वो बेची गई होगी कि नहीं बताओ? तो 8 से अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना चला जाएगा? 8 अट्ठे 64, यानी कि, और 8 पंच 40, यानी कितनी की आ गई? 400 की। उसे 400 का बेच दिया गया होगा। हो गया आंसर। ये फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है इसी पे, परसेंटेज में, तुम देख लेना, मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी। तो फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद हो तो जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर दिया गया है। यदि लाभ प्रतिशत कितना है? 20%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे देखो, कोई चीज एसपी, सीपी और एसपी दिया गया है, उनके बीच का अंतर। जैसे मान लो सीपी था 100, उस पर अगर कोई चीज मैंने 100 की थी और मैंने बेच दी 20% लाभ, यानी 120 की बेची होगी बताओ। उसमें क्या बोला है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर दिया गया, यानी कि यहाँ पे अंतर कितना है बताओ? 20। और 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 132। तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य, यानी 120 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 120 का मल्टीप्लाई कर दो और 20 से डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 हो जाएगा। यहाँ करोगे तो 6 और 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 78, और ये 12 हो जाएंगे कितने? 92। ठीक है, क्योंकि देखो ना, यहाँ पे 6 दूनी 12 और यहाँ पे कितने हो गए? 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 1 19, 6 कन 6, 6 और 1 7, 792 आ गए। ऐसे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमन एक काम को 28 दिन में कर सकता है। वह कुल काम का 8 भाग कितने दिन में कर सकता है? जैसे देखो, अमन है हमारे, अमन ने एक काम कितने दिन में किया है? 28 दिन में। 28 दिन में मैं मान लेता हूं अमन रोज एक यूनिट काम करते हैं। तो 28 दिन में काम करेंगे तो 28 यूनिट कर देंगे। तो टोटल वर्क जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 28। तो अमन एक दिन में एक काम करते हैं, तो 8 दिनों में अमन कितना काम करेंगे? 1 इंटू 8 करेंगे, यानी 8 दिनों में वो भाई मेरा 8 काम कर देगा। तो पूछ रहा है तो 8 दिनों में पूरा काम कर सकता है। तो देखो, उसने 8 दिन में 8 काम कर दिया और टोटल काम है कितना? 28। तो इतना भाग कर देगा 8 दिन में। तो देखो, ये 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 से 28, यानी कि यहाँ पे 2/7 कितना आ जाएगा? 2/7। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? बस। 5 संख्याओं का औसत 36 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। तो यहाँ पे ऐसे देखो, मान लो अंतिम जो प्रथम 2 संख्याएं हैं उन वो मैंने मान ली x, ठीक है। और जो अंतिम 3 संख्याएं वो मैंने मान ली y। तो उसने बोला है कि इसका वो 1.5 गुना है, यानी कि 1.5 गुना है। तो इसे अगर पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा। यहाँ से देखो, 5 दूनी 10 और 5 तियों 15, यानी जो पहली 2 संख्याओं का औसत है वो कितना आ गया? 3। और दूसरी संख्याएं जो हैं वो कितनी आ गई? 2। ठीक है, उनका औसत कितना आ गया? 2। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये क्या निकल गया है? औसत निकल गया है। अगर प्रथम 2 संख्याएं उनका औसत 3 है, तो संख्याओं का योग इससे 2 से गुणा करो तभी तो निकल के आएगा। तो संख्याओं का योग कितना हो गया? 36। यहाँ पे जो अंतिम 3 संख्याएं उनका औसत कितना है? 2। तो अगर हम उनका योग निकालें तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 संख्याओं का है, तो ये भी निकल गया 6। यानी कि जो संख्याओं का योग है वो कितना हो गया? 12। जो टोटल 5 संख्याएं हैं उनका योग कितना हो चुका है? 12। और यहां से अगर मैं निकालूं 5 संख्याओं का योग कितना निकल आएगा? देखो, वो निकलेगा 36 इंटू 5,
अब देखो ये यूनिट में है मान लो और ये प्रॉपर है, तो यहाँ पे देखो एक यूनिट की वैल्यू निकाली है, वो कितनी निकला है, 12×3 = 36, यानी कि 3 × 5 कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, हो गई 15। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है, 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15×6 इक्वल कितना हो जाएगा, 15×6 = 90। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, ऐसे लगा लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, जिस भाई को अगर ना समझ में आया वो कमेंट में बता दे मुझे एक बार, नहीं आया समझ में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। जैसे देखो 7% वार्षिक ब्याज दर से, वार्षिक ब्याज दर है 7%, लेकिन उसे कितना 350 का मासिक ब्याज अर्जित हुआ। अगर 7% वार्षिक है तो भैया वार्षिक ब्याज भी निकालो, यानी कि वार्षिक कितना प्राप्त होगा ब्याज, एक महीने में 350 प्राप्त हो रहा है, तो 12 महीने में कितना होगा, 12 से गुणा कर दो। तो यहाँ से 1% की अगर वैल्यू निकाली है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ 7 से काटोगे 7×5 = 35 और 12×5 = 60, यानी कितनी 600। उसके बाद में हमें 100% की चाहिए, क्योंकि जो कोई भी धनराशि होती है वो 100% होती है, तो इधर भी कर दो, डबल जीरो लगा दो, और तो कितना हो गया 60,000। आंसर कितना हो जाएगा इसका 60,000। किसी भी क्वेश्चन में मैं अभी तक जैसे जीडी का लेवल बताऊं तो वहां डायरेक्ट फार्मूला में कभी नहीं रखता, मैं ऐसे ही परसेंटेज से ही क्वेश्चन सोल्व करता हूं। तो मैं कोशिश करता हूं शायद आप लोगों को भी समझा सकूं। अगर किसी भाई को नहीं समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में बताए, मैं आगे से और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 घंटियां हैं, वो कितने 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर बजती हैं, कितने मिनट बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो देखो पहली 6, दूसरी 8, तीसरी 9, चौथी 10 सेकंड के बाद बजती है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इनका क्या ले लिया करो, एलसीएम। अगर इनका हम एलसीएम बताएं तो कितना होगा, देखो अगर हम 6, 8 और 10, अगर इसके एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा 120। 120 में 3 आ चुका है, 9 का इसमें 3 ही की कमी है, तो 3 से और कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि 360 सेकंड बाद वे एक साथ बजेंगे। लेकिन उसने पूछा है मिनट में, तो सेकंड को मिनट में बजा बनाओगे तो 60 से क्या कर दो डिवाइड, तो 0 से 0 और 6 से अगर डिवाइड करोगे तो 6 मिनट बाद, कितने मिनट बाद 6 मिनट बाद वो फिर एक साथ बज जाएंगे। तो आंसर कितना हो गया 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि Z1, Z2 और Z3 एक काम को 100, 50 और 75 दिनों में कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 काम पूरा होने के 15 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम कितने दिनों बाद पूरा हुआ, तो देखो ऐसे लगाएंगे। एक है मेरे Z1, तो Z1 किसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, किसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं, और Z2 जो है वो उसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, और Z3 जो है वो उसी काम को 75 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम टोटल वर्ग निकालते हैं। तो यहाँ से अगर टोटल वर्ग निकाला जाए वो कितना हो जाएगा 300। एलसीएम कितना हो गया 300, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी और इसकी आ जाएगी 4। ठीक है, अब वो देखो तीनों एक साथ काम करते हैं, तीनों एक साथ काम। यहाँ पे देखो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन Z2 जो है वो काम छोड़कर चले जाते हैं, 15 दिन पहले चले जाते हैं, यानी कि वो 15 दिन उन्होंने काम नहीं किया है। तो मैं ऐसे सोचता हूं कि जो Z2 है उन्होंने कितने दिन काम नहीं किया, 15 दिन, क्योंकि वो 15 दिन पहले चले गए। मैं उनसे जबरदस्ती काम कराऊंगा, मैं कहूंगा भाई तुम करो काम। तो अगर वो 15 दिन काम करते तो वो देखो कितना काम कर देते। उनकी Z2 की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, यानी कि 15×6 = 90 वो काम करते कि नहीं करते बताओ। अगर वो 15 दिन और रुक जाते यानी 90 काम कर देते, यानी जो काम मैंने 300 फिनिश किया है जितने दिन में, वो टोटल काम कितना हो जाता। अब 90 अगर इसमें बढ़ जाता तो वो कितना आ जाता है बताओ, 390। इतना काम होता अगर वो Z2 भी बने रहते उतने ही दिन। तो अब ये काम तीनों लोगों से करवा दो, तो तीनों की क्षमता कितनी है 4 और 6 10, 3 13, यानी कि 13 से डिवाइड कर दो, और 13 3 39, यानी 30।
तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 30 दिन में। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लगाओ, जो भाग जाए उसे जबरदस्ती काम कराओ, टोटल सभी से काम करवा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितनी है 58 की पावर कितनी है? 29। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें क्या करो, जो पावर है उसे 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 सते 28, 28 हो गया। यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा, यानी कि 58 की पावर 1, यानी 58 को हम डिवाइड करके देखेंगे 5 से। तो 5 से डिवाइड करो, 11 पचे 55, यानी कि 3 बचा, रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। क्योंकि 4 से डिवाइड करने का मतलब होता है किसी नंबर को हम जब 4 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 8 की पावर जैसे 4 कर रहे हैं, तो वो साइकिल रिपीट होने लगती है, हर 4 बार रिपीट होने लगती है, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि 70,000 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए जो है, ए और बी का रेशियो दिया गया, बी और सी का, तो इसमें ए का हिस्सा बताइए। तो देखो यहाँ पे ए और रेशियो बी, इन तीनों रेशियो को मर्ज कर लो, ठीक है। तो ए बी का रेशियो है वो कितना है? 2:3, और इसका है 4:5। यहाँ पे देखो रेशियो मर्ज करने का तरीका यही होता है, इधर 4 बढ़ा दो, ठीक है। तो देखो ऐसे लाइन करो, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 12 और ये 15। तो ये हो गए उनके रेशियो तीनों के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्हें ऐड कर लो, 15 और 12 कितने हो जाएंगे? 15 और 12 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे? 35। तो ये 35 की वैल्यू कितनी दी गई? 70,000। 70,000 35 की वैल्यू है, 8 की पूछी गई, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 दूना 70 और 2 का 8 में करोगे तो 16, 8 दूनी 16, यानी कि 16,000 हो जाएगा आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया लघुत्तम समावर्तन यानी कि लासा। तो यहाँ पे देखो जो सबसे अधिक पावर हो उसे छांट लो। यहाँ पे 3 की पावर 6 है, तो देखो 3 की पावर 6 कहीं पे नहीं दिख रही, इसी में दिख रही, तो ये आंसर हो गया। जो सबसे मैक्सिमम पावर हो भाई छांटनी होती है। यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है? मैक्सिमम 5 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 लिख लेंगे, आ गया। मैक्सिमम पावर लघुत्तम समावर्तन में होती है, महत्तम समावर्तन की बात की जाए तो वहां पे मिनिमम पावर लेंगे हम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला गया है एक अर्धगोला है, उसका व्यास दिया गया कितना? 21 सेंटीमीटर, यानी कि 2r की वैल्यू दी गई कितनी? 21 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर r की वैल्यू निकालिए वो कितनी आ जाएगी? 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा गया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो फार्मूला होता है, पहले आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए, मैं इधर लिखता हूँ। वो फार्मूला होता है 3πr²। तो रख दो वैल्यू, 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 21/2 इंटू 21/2। तो देखो 7 से अगर इसे डिवाइड करो 3 बार चला गया, तो देखो ये कितना बन गया। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, मुझे पता है 3 दुर्गा 9 हो जाएगा, अभी इसे मत छेड़ो। 21 का हम 22 से कर लेते हैं, तो 21 दूना 42, फिर 21 दूना 42 और 4 46 इंटू देखो 9 तो है मल्टीप्लाई में, अपान में 4 है। ये वहां पे तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं ये समझाने के लिए लिख देता हूँ, तुम डायरेक्ट माइंड में रखा करो। अब देखो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 9 दूनी 18 और 9 छंगा 54, 54 और 1 कितने हो जाएंगे? 55, और 9 चार 36, 36 और 5 कितने हो जाएंगे? 41, और डिवाइड में कितना है? 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 4, यहाँ पे 0, 4 3 12, और यहाँ पे 4 नेम 36.45, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया? 1039.5। तो यहाँ पे देखो मैथ हो चुकी है, मैंने खत्म कर दिया। अब इसके बाद लगाएंगे अपने रीजनिंग को सोल्व करेंगे। तो देखो मैं अगर वीडियो अपलोड करता हूँ, सही में मानो या ना मानो, मुझे भी एक उम्मीद रहती है, जो बच्चे या लड़के मेरे भाई जो हैं वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें शायद पसंद आ रही हो, तो एक कमेंट तो कर ही सकते हो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी मैं बहुत हेल्पफुल वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, मतलब, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए चलते हैं फिर रीजनिंग पर। रीजनिंग नीचे ही है, इसमें देखो रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पे देखो क्या आएगा। तो अगर बात करें यहाँ पे m से r, m से b, m होता है 13 पे और b होता है कितने पे? 8 बढ़ गए यहाँ पे, और यहाँ पे b से ये वाला लॉजिक तो इसमें लग नहीं रहा है, तो इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है? m से r 5 का गैप है, यहाँ पे b से b 22 पे होता है ना, यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, और यहाँ भी 5 का गैप है। अब देखना है 5 का गैप इसमें तो नहीं है,
क्यू यानी कि एन जो है वो उतने पे होता है कि 14 पे और ये 17 पे, 3 का गैप है, यहाँ पे नहीं है। तो इसमें देखो डब्ल्यू 23 पे होता है और बी 5, और अगर 5 डब्ल्यू में मतलब 23 में 5 अगर ऐड करोगे 28, 28 पे क्या आता है बी। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है। देखना पड़ता है कैसे करें क्वेश्चन को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है, यानी कि कोई पहाड़, ये तो हो गए पहाड़, ठीक है, और रेगिस्तान फिर अलग बनेंगे, ये हो गए रेगिस्तान, ठीक है। कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है, कुछ रेगिस्तान रेतीले हैं। तो कुछ रेगिस्तान जो है वो कैसे हैं, रेतीले। तो ऐसे बनाओ फिगर, कुछ रेगिस्तान जो है वो रेतीले हैं, कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है, कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है। तो ये वाले आ गया निष्कर्ष देखो, कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है, कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है। आगे बोला गया था कोई रेगिस्तान पहाड़ नहीं है, तो कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है तो सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोला गया कुछ रेतीले स्थान पहाड़ हैं। देखो पहाड़ और रेतीले स्थान की आपस में कोई बात की गई है, नहीं की गई ना। कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है, लेकिन इसने बोल दिया कुछ रेतीले स्थान पहाड़ हैं, मतलब नहीं है तो बात की गई, लेकिन है या नहीं है इसकी बात नहीं की गई है, तो इसलिए एक ही माना जाएगा सही, ठीक है। इसके बारे में दूसरे स्टेटमेंट के बारे में कोई कंफर्म ऊपर कहा ही नहीं गया है, इसलिए हम दूसरे को ट्रू नहीं मान सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो आर से एस एक बड़ा है, ठीक है, एल से एम एक बड़ा है, यहाँ पे डी से ई एक 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 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आर से के एक बढ़ ही नहीं रहा, ओ से जी इसमें भी नहीं, पी से जेड इसमें भी नहीं, तो इसमें देखो सी से डी एक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पी से क्यू एक बढ़ रहा है। तो यही आंसर हो रहा है, एक एक का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर फिगर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो इसमें क्या कहाँ पे लग रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं आप खुद से कर सकते हो आप सभी लोग, तो इसमें कुछ डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, इसमें बस ढूंढना होता है, तो हम ठीक ही में ढूंढ लेते हैं। देखो ये देखो फिगर ऐसे गई, ये गई, फिर देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर देखो ऐसे निकल गई, और यही फिगर चाहिए थी। मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन अगर आते भी हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पे देखो 5 आ गया, तो हम 5 को चेक ही नहीं करेंगे, बार बार 5 में क्यों जाए जब एक ऑप्शन में 5 है। अब देखो हम पहले ऐसे ऑप्शन देखें, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 को हम नहीं छेड़ेंगे, हम देखेंगे 1 4 और 2 को कंपेयर करेंगे, 1 4 2। तो यहाँ पे देखो 1 में बात करें एम आई आ रहा है, 4 में क्या आ रहा है, 2 में देखो एम आई आ रहा है, उसके बाद में डबल एस है, इसमें आई आ गया, इसमें क्या हो गया ई। तो आई पहले आता है कि ई, तो ये तो पहले नहीं आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो गया। अब हम 4 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं, तो एम आई एस एस हो गया, फिर इसके बाद में ये टी आ रहा है, इसमें एस पहले आ रहा है। देखो चौथे नंबर पे देखो यहाँ पे एस आ रहा, यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एस पहले आता है कि टी, यानी कि एस पहले आता है, यानी 2 पहले आ जाएगा, 4 बाद में आएगा। तो यानी कि दो ये 4 नहीं आ सकता, पहले यहाँ 4, 5 के बाद जो आएगा वो 2 आएगा। तो ये वाला आंसर ऐसे हो गया, सारे नहीं मैच करने होते हैं, बस ऐसे पकड़ लो जो जो मतलब कंपेयर हम जिन्हें कहें, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 4 4 है और 2 है, तो 1 4 2 में हम कंपेयर कर लें कौन पहले आएगा। यहाँ पे मुझे पता लग गया 2 पहले आएगा, तो 4 ये गलत हो गई कि नहीं हो गए, इसीलिए इसे हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाओ, मुझे 128 लाना है, कैसे ला सकता हूं। अगर इन दोनों को ऐड कर लें 59 और 60 कितने हो जाएंगे, 119, 119 यानी कि 9 और चाहिए। तो देखो 5 से अगर डिवाइड कर दें तो 9 हो जाएंगे, फिर इसे भी ऐड कर दें, यानी जहाँ पे ऐड दी रेट है उसे डिवाइड लगाओ, बाकी प्लस कर दो। तो देखो यहाँ पे ऐड दी रेट है, इसे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इन्हें ऐड कर दो 30, और इसे करेंगे तो 9 और 6 10, 109 और 6 115, कितना आ जाएगा 115, तो हो गया। ऐसे करने होते हैं, थोड़ा देखो हम कौन से साइन को क्या लें तो हमारा ये मैच कर जाए। तो यहाँ पे मैंने सबको ऐड कर लिया, लेकिन जो ऐड डिजिट है उसमें क्या किया, डिवाइड कर दिया उसे, ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। अब देखो इसमें एम एन ओ पी, एम एन ओ पी यानी कि पी तक हो जा रही है सीरीज, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, फिर यहाँ पे एम आएगा, क्या आएगा, एम एन ओ पी, फिर देखो एम आएगा, एम एन ओ पी, फिर एम यहाँ पे एन आएगा, ओ और लास्ट में पी, यानी एम एम एन पी, एम एम एन पी, एम एम एन पी, ये हो गया। तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है।
अब देखो ये फिगर का क्वेश्चन हो गया, फिर आ गया अब ये मिरर का है, यानी कि मिरर में क्या होता है, जो इस साइड की चीज है वो इस साइड चली जाती है, जस्ट ऐसे ही होता है। तो इसे मैच कर लो, ठीक है। तो ये पहला वाला है, इसमें मैच करने की क्या, देख लेना इसमें कुछ है थोड़ी, जैसे ये वाली देखो है इधर चलेगी, बिल्कुल इक्वल इधर चलेगी, और ये देखो तो ये इधर ऐसे बनेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा, ऐसे पकड़ लो इन क्वेश्चंस को। तो इनमें देखो मैं कितना भी बता लूं, तुम्हें प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन करके देखो। जो फिगर के क्वेश्चन है कोई बुक उठा लो वहां से, या पीडीएफ नेट पर सर्च कर लो, और बार बार थोड़े क्वेश्चन करने की कोशिश करो। इसमें बस यही होता है कि फिगर इधर से उधर हो जाती है, और खुद से प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चन की बहुत ज्यादा मतलब हेल्प मिलेगी, ठीक है। जो क्वेश्चन बताने वाले हैं मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या हो गया, ये एरो जो है दोनों साइड है, यहाँ पे एक सर्कल आ गया, इधर दोनों में आ गया, इधर ऊपर तो था इसमें एक हो गया, अभी तो यहाँ पे भी हो जाएगा। इसमें क्या हो गया, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी नीचे का सेम ही रहेगा। तो देखो इसमें 3 हो गई, ये गलत हो गया, इसमें 2 है ये ठीक हो गया, इसमें 3 हो गया गलत हो गया, इसमें देखो एक नीचे वाले में हो गया गलत हो गया। बस ऐसे कर लो, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन मैं सोल्व करवा देता हूँ। इसमें पूछा गया है भाग को प्लस गुणा से, मतलब भाग को मल्टीप्लाई से चेंज करने पे कौन सी जो इक्वेशन है वो ठीक हो जाएगी। तो कर लेते हैं, पहली को हम सोल्व करके दिखा देते हैं। तो 23 माइनस 10 और प्लस 35, और भाग को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड कर दो। तो देखो अगर इसे सोल्व करें तो यहाँ से तो 2 से करेंगे तो 1, ये 5 हो गया, और 5 से इसे करेंगे तो 7 बार हो गया, यानी कि 7 हो गया इसका, ये हो जाएगा 13 और प्लस 7, यानी कि 13 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पे 13, यहाँ पे साइन कोई और गलत हो गया क्या, 20 था, ये गलत लिख दिया, 10 लिख दिया, यहाँ पे 20 था, कितना था 20, यानी कि यहाँ पे 3 बचेगा, ये 3, तो यानी कि 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे के ई पी टी इसे इतना लिया, तो इनकी पोजीशन वैल्यू से ऐड करो। यहाँ पे देखो के होता है कितना 11 पे, और 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 और 16 32, 32 और 20 52, यानी ऐड हो रहा है, केवल उनके जो अल्फाबेट क्रम होता है उनका जो नंबर होता है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एल 12 पे होगा, 12 और 9 21, 21 और 14 35, 35 और 5 40 आ गया, बस ऐसे लगना था। इसमें देखो यहाँ पे एक एरो था, ए डबल हो गया लेकिन नीचे की ओर, फिर एक ऊपर की ओर, फिर एक नीचे की ओर, यानी कि 5 होंगे, लेकिन ये लास्ट वाला कैसे होगा, ऊपर की ओर, लास्ट वाला ऊपर की ओर। देखो 5 है और लास्ट वाला ऊपर की ओर, इसमें देखो 5 है लेकिन 3 नीचे हो गए, मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे, एक ऊपर है तो एक नीचे, ऐसे हो रहा है, तो इसमें है ऐसा क्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 घर नीला हरा लाल पीला नारंगी और बैंगनी एक केंद्र में की ओर मुख करके व्यवस्थित हैं, तो बना लो पहले, 6 रख लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 व्यवस्थित है। नीला घर हरे घर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दाईं ओर, नीला घर हरे घर के, तो हरे घर को हम यहाँ मान लेते हैं, और दाईं दाईं इधर होता है तो दूसरे स्थान पर हो जाएगा कौन था, नीला, ठीक, ऐसे बन रही है फिगर। नीला घर हरे घर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, और नारंगी घर के विपरीत स्थित है। नीले घर की बात हो रही तो नारंगी कहाँ पे आ जाएगा, नारंगी यहाँ पे आ जाएगा, व्यवस्थित है। पीला घर लाल घर और नारंगी घर के ठीक बीच में है। पीला घर जो है लाल, तो लाल यहाँ ले लो क्योंकि बीच में है, तो पीला कहाँ पे आ जाएगा, बीच में यहाँ पे। बाकी एक बचा है बैगनी, बैगनी यहाँ पे आ जाएगा। बैगनी क्या पूछ रहा है, बैगनी घर पीले घर के विपरीत स्थित है। तो यहाँ क्वेश्चन देखो जो पूछा गया, नीला घर ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, नीले घर के ठीक दाईं ओर, ये देखो नीला हो गया, उसके ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, बैगनी। अरे अरे ठीक दाईं ओर पूछा गया, दाईं दाईं, ये तो बायां हो जाएगा, दाईं ओर लाल बैठा है, कौन बैठा है, लाल, क्योंकि इधर दाया होगा इधर से, उधर बायां हो जाएगा, ठीक है। अब सीरीज का क्वेश्चन है, देखो इसमें लुप्त संख्या पूछी गई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे यही पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे बड़ा नंबर है, तुम शायद इतना ना सोच पाओ, लेकिन यहाँ से देखो 3 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इसमें 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो 6 मिल जाएगा, यहाँ 4 में 3 का मल्टीप्लाई हो 12, यानी कि 2 मिलेगा।
ऐसे यहाँ पे देखो 12 3 36 यानी 36 3 108 यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 108। कितना हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। देखो ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जैसे आ गया यहाँ पे कुल बच्चे क्या करेंगे, जोड़ने घटाने लगेंगे, लेकिन इसमें तुम थोड़ा देख लिया करो। जैसे यहाँ पे जो स्पेलिंग इसकी लिखी है वही स्पेलिंग यहाँ पे भी है, मतलब कोई भी अल्फाबेट जो है वो चेंज नहीं है, तो जरूर उसकी पोजीशन चेंज की गई होगी इधर उधर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीओ है, सीओ वैसे लिख दिया, पीओ पीओ वैसे लिख दिया, यानी कि टी आर है वो भी वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसी से निकल के टीई आ गया, तो टी इसमें क्या था, लास्ट में था, तो यहाँ पे भी लास्ट का जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा ए और एल। तो देखो टी आर ए एल बनना होगा, टी आर इसमें देखो नहीं है, टी आर ए एल ए हो गया इसमें, ये सेम है, इसे छोड़ो भी। आगे देखो एम पी, एम पी कहाँ पे था, यहाँ पे था सेकंड पे, वो थर्ड पे कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे ओपी है, ओपी वो कहाँ कर दिया जाएगा यहाँ पे ओपी। अब देख लो ओपी 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 इसमें भी है, अब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन अब देखो यहाँ पे है आईसी और यहाँ पे सी आई, तो यहाँ पे देखो क्या है आईसी, तो आईसी आना चाहिए, क्योंकि अल्फाबेट आगे पीछे बढ़ रहे हैं दो दो साथ साथ, लेकिन वो उनके इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं। तो ये वाला हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा आंसर है वो। कह रहा है कि 5 व्यक्ति अनुज, भीम, चेतन, धीर और इमरान वृत्ताकार बेंच की चारों ओर, तो वृत्ताकार पहले मेज बना लो, 5 लोग हैं, पांचों को बैठाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है बैठे हैं, परंतु इसी क्रम में, ठीक है कोई बात नहीं। चेतन और धीर के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, चेतन और धीर, मान लो चेतन यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, और धीर भी यहाँ बैठ सकता है। उसके बाद में चेतन यहाँ भी बैठ सकता है, क्योंकि उनके बीच में एक है ना, तो चेतन यहाँ भी बैठ सकता है और धीर भी यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति उनके बीच में बैठा है। आगे बोला गया है भीम जो है धीर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, भीम जो है धीर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो एक बात बताओ, अगर धीर यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे मान लो, तो उसका बायां किधर होगा, इधर, तो भीम इधर बैठ ही नहीं सकता, तो धीर को यहाँ बैठना पड़ेगा, और धीर यहाँ नहीं बैठ सकता फिर, तो भीम जो है उसकी बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो भीम कहाँ बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, बैठा है। अनुज जो है भीम के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो अनुज कहाँ बैठ जाएगा यहाँ पे। उतने टाइम भी क्वेश्चन ठीक ही था यार। चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो एक लड़का बैठा, इमरान, यहाँ बैठा दो उसे, इमरान, इमरान। ठीक है, आगे क्वेश्चन में पूछा गया चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, चेतन यहाँ बैठा, उसके दाईं ओर ठीक भीम बैठ गया, कौन बैठ गया, भीम। उतने टाइम तो ना एक गैप कर दिया था मैंने, पास पास बैठा दिया, बैठाना दूसरी जगह पे था। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो ये फिगर यहाँ पे ऐसे मिल रही है, और ये वाली यहाँ पे ऐसे मिलनी चाहिए, तो ये वाली यहाँ पे मिलनी चाहिए, तो दो फिगर ऐसी तो आएंगी, और ये यहाँ पे मिलनी चाहिए, यानी बीच में कहीं नहीं मिलनी चाहिए। ये बीच में मिल गई गलत, यहाँ पे मिल गई गलत, मिलनी कहीं पे नहीं चाहिए, तो देखो ये कहीं पे नहीं मिल रही है। ठीक है, और ऐसे आएंगी भी, और यहाँ पे देखो ये खड़े, यहाँ पे जो अंदर गोला आ रहा है वो उसमें ऐसे कटा है, तो देखो इसमें बेड़ा बेड़ा है, तो ये गलत हो गया, इसी यही है पूछा, हो गया कि नहीं। यहाँ पे कितने बड़े, 2 4 बड़े, यहाँ पे 8 16, यानी डबल डबल है, यहाँ पे 32 बढ़ने चाहिए, कितने बढ़ने चाहिए 32, तो 105 और 32 कितने हो जाएंगे 137, ये आंसर हो गया। अब ये लास्ट यार सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखो एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए राखी ने कहा, राखी कह रही है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, जैसे मान लो ये तस्वीर है, राखी यहाँ से कह रही है कि वह मेरे पति की पत्नी, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। लड़की राखी से किस प्रकार संबंधित है बताओ। वह मेरे पति की पत्नी, अब मेरे पति की पत्नी की बेटी है, तो भाई बेटी है, पति की पत्नी, यानी राखी जो कह रही है कि वह मेरे पति की, यानी राखी जो उसका पति है उसकी बेटी है, तो यानी वो उसकी क्या हो जाएगी, लड़की राखी से किस प्रकार संबंधित, तो राखी की बेटी होगी, राखी खुद उसकी पत्नी बन गई, उस मतलब जो बोल रही ना उसके पति की, तो राखी खुद बन चुकी है पत्नी, और उसी की वो बेटी है, तो यानी कि राखी की बेटी तो होगी वो। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे कुछ भी कोडिंग क्या दे रखी है, यहाँ पे ऐसे सेम दे रखा है, टी को 9 लिख रखा है, ओ को क्या लिख रखा है 6, यहाँ से मैच कर लेते हैं, टी यहाँ पे तीसरे पे, तो तीसरे पे देखो इधर 9 है, यहाँ पे टी को 9 रखा है, यहाँ पे भी टी को 9 लिख रखा है,
तो यहाँ पे जो टी है लास्ट में 9 आएगा, यहाँ पे 9 आ गया। एन, एन देख लो यहाँ पे तीसरे नंबर पे एन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, लास्ट से 3 आ रहा है, यहाँ इसमें में आ रहा 3, देखो लास्ट से मैंने मैच करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, वैसे ही लिख रखा है तो हम वैसे ही छांटने थे, तो लास्ट में कितना था 3 और 9 लास्ट से मिला, मैंने लास्ट से छांट लिया तो ये लास्ट से हो गया। ठीक है, ये देखो मैंने लिख दिया है थैंक यू फॉर वॉचिंग, गलत लिख गया वॉचिंग का स्पेलिंग गलत हो गया। तो देखो अगर यहाँ तक तुमने वीडियो देख ली है आप लोगों ने तो चैनल को तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और मुझे बताओ कैसी लगी मेरी वीडियो। तो चलिए, हाँ धन्यवाद आज के लिए।